everyone. Welcome to Learning Well. How are you all? I hope you all are healthy and doing well in your studies. Today in this video, we are going to discuss the 8th chapter of class 10th biology, which is reproduction. इससे पहले हमने एक चैप्टर पढ़ा था which was life processes. उसमें हमने देखा था कि बहुत सारी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होती हैं जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. अगर कोई भी एक प्रोसेस, जैसे कि हमने देखा था उसमें डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन, इनमें से अगर कोई भी एक प्रोसेस अच्छे से वर्क नहीं करेगी तो बॉडी अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाएगी और बॉडी को बहुत सारा डिसबैलेंस फेस करना पड़ेगा, है ना. ये हम देख चुके थे. इससे पहले वाली जो भी प्रोसेसेस थी वो सारी हमें जिंदा रहने के लिए जरूरी है. मतलब अगर मैं खाना खा रही हूँ तो मैं अपने लिए खा रही हूँ ना. अगर मैं रिस्पायर कर रही हूँ तो मैं सिर्फ अपनी बॉडी के लिए रिस्पायर कर रही हूँ. तो बाकी की जितनी भी लाइफ प्रोसेसेस हमने पढ़ी है वो सिर्फ एक इंडिविजुअल के लिए काम करती हैं. लेकिन रिप्रोडक्शन को हमने उस लाइफ प्रोसेसेस वाले चैप्टर में क्यों नहीं पढ़ा? बिकॉज दिस प्रोसेस इज समवॉट डिफरेंट फ्रॉम दी अदर्स. रिप्रोडक्शन हम खुद के लिए नहीं करते. रिप्रोडक्शन जरूरी है लाइफ की कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए. अगर एक ऑर्गेनिज्म का बर्थ हुआ, ठीक है, उसने पूरा लाइफ स्पैन जिया और फिर वो मर गया, तो क्या होगा? स्पीशी वहीं की वहीं खत्म हो गई ना. एक ऑर्गेनिज्म बना, जिया, मर गया. आगे फिर लाइफ कैसे कंटिन्यू होगी? इसके मरने के बाद कौन लोग होंगे जो फिर जिंदा रहेंगे? फिर उनके मरने के बाद और नए ऑर्गेनिजम्स का आना जरूरी है ना, वरना फिर क्या होगा? एक ही ऑर्गेनिज्म जिंदा हुआ, मर गया, पूरी की पूरी स्पीशी खत्म हो गई. तो रिप्रोडक्शन किसी भी स्पीशीज के कंटिन्यूएशन के लिए, उसके सर्वाइवल के लिए अर्थ पे बहुत जरूरी है. बाकी की प्रोसेस हम खुद को जिंदा रखने के लिए करते हैं, बट रिप्रोडक्शन हम अपनी पूरी स्पीशीज को जिंदा रखने के लिए करते हैं. ठीक है, आई गेस आपको रिप्रोडक्शन क्यों किया जाता है वो समझ आया होगा. अब अगर हम बात करें कि रिप्रोडक्शन होता क्या है, तो हमें पता है रिप्रोडक्शन इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स. फर्स्ट वन इज री एंड द सेकेंड वन इज प्रोडक्शन. प्रोडक्शन का मतलब तो सबको पता है, कोई चीज प्रोड्यूस होना, किसी चीज का बनना. री मतलब होता है अगेन, एक पहले कोई चीज बन चुकी है, दोबारा से अगर कुछ बने तो हम उसे क्या बोलते हैं? री. अगेन कोई चीज हो रही है तो, ठीक है. लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि एक ऑर्गेनिज्म बन चुका है, फिर वो मर गया, फिर वो जिंदा हो गया, फिर नया सा फिर से ऑर्गेनिज्म बन गया. ऐसा नहीं होता. रिप्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द प्रीवियसली एग्जिस्टिंग वन. एक ऑर्गेनिज्म जो अर्थ पे ऑलरेडी सर्वाइव कर रहा है, जो ऑलरेडी है, उससे एक नया इंडिविजुअल का बर्थ होना, दिस इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन. ठीक है, रिप्रोडक्शन का मतलब सबको क्लियर हो गया कि मान लो एक सेल है, ये सेल डिवाइड होता है और ये दो सेल्स बना देता है. तो प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल था जिसमें से नए दो सेल्स बन रहे हैं, तो ये जो दो सेल्स हैं इन्हें हम क्या बोलेंगे? डॉटर सेल्स. ठीक है, डॉटर सेल्स, या फिर हम इनको ऑफस्प्रिंग्स भी कहते हैं. ऑफस्प्रिंग्स. और जिससे मिलकर ये बने हैं, जिसकी वजह से दोनों का फॉर्मेशन हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं? पेरेंट. जैसे कि हमारे मम्मी पापा होंगे, वो हमारे पेरेंट हैं, हम उनके क्या हैं? ऑफस्प्रिंग्स हैं, क्योंकि हम उनसे जनरेट हुए हैं. ठीक है, तो एक सेल जो कि पेरेंट होता है, जिसके डिवीजन से डॉटर सेल्स बनाई जाती हैं या बनती हैं. ठीक है, इतना पार्ट क्लियर हो गया. अब इसके अलावा हमें ये पता है कि अर्थ पे कितनी सारी स्पीशीज हैं, कितने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं. हर एक स्पीशी का अपना रिप्रोडक्शन करने का तरीका डिफरेंट होता है. कोई होता है जो अपने सेल को डिवाइड करके रिप्रोड्यूस कर सकता है. कोई होता है कि जो जैसे प्लांट्स हैं, कुछ प्लांट्स वो अपने ट्रीज, लीव्स या रूट्स के थ्रू रिप्रोड्यूस कर सकता है. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनको मेल और फीमेल की जरूरत पड़ती है. हर एक ऑर्गेनिज्म का रिप्रोड्यूस करने का तरीका या मेथड डिफरेंट हो सकता है. तो अगर हम सारी मेथड्स को एनालाइज करें तो हम उन्हें ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. सो रिप्रोडक्शन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स. One is asexual reproduction and the second one is sexual reproduction. अब इसमें नाम से ही समझ में आ रहा है क्या हो रहा होगा? Sexual, it means it means sex cells. Sex cells क्या होता है? हमारी बॉडी में कुछ ऐसे स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो कि अपने आप को डिवाइड कर सकते हैं और एक नया बेबी फॉर्म कर सकता है. ठीक है, उन सेल्स को हम क्या बोलते हैं? सेक्स सेल्स.
तो कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनको इन सेक्स सेल्स की जरूरत पड़े. दीज सेल्स आर आल्सो कॉल्ड एज गैमेट्स. तो अगर किसी ऑर्गेनिज्म को इन गैमेट्स की जरूरत है तब जाके वो रिप्रोडक्शन कर सकता है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, दिस इज अ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. लेकिन अगर कोई ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनको गैमेट्स की जरूरत नहीं है, वो अपने किसी भी बॉडी पार्ट से, ये कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो अपने सेल से ही रिप्रोड्यूस कर सकता है, तो हम उन्हें क्या बोलेंगे, एसेक्सुअल. देखो सेक्सुअल का ऑपोजिट हो गया. ठीक है, यहाँ पे गैमेट्स की जरूरत है, मतलब यहाँ सेक्स सेल्स मतलब मेल और फीमेल दो पेरेंट होने चाहिए, एक मेल और एक फीमेल, इनकी जरूरत यहाँ पे पड़ती है. जबकि एसेक्सुअल में ऐसा नहीं होता, एक ही पेरेंट होता है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो एक ही पेरेंट नया बेबी प्रोड्यूस कर सकता है, तब हम उसे बोलेंगे दिस इज एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. अब हम इन दोनों को डिटेल में स्टडी करेंगे, हम प्लांट्स में, एनिमल्स में, सब में एसेक्सुअल सेक्सुअल पूरा देखेंगे, तब आपको चीजें और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी. In today's video, our main focus will be on the asexual reproduction. Sexual reproduction आगे आने वाली वीडियोस में further डिस्कस करेंगे. Asexual reproduction में दो तरीके से होता है, एक नेचुरली होता है और एक आर्टिफिशियल तरीके से होता है. आर्टिफिशियल हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम पढ़ रहे हैं नेचुरल मेथड्स कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब जिसमें सिर्फ एक पेरेंट की जरूरत होती है रिप्रोड्यूस करने के लिए, और नेचुरली कैसे होता है, मतलब इसमें हमें कुछ मैन मेड या ह्यूमन की जरूरत नहीं है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो खुद से कैसे रिप्रोड्यूस कर सकता है. तो ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट मेथड्स हमने बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को स्टडी किया और फिर हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि टोटल 6 टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है. 6 मेथड्स हो सकती हैं जिसके थ्रू कोई भी ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकता है. सो द फर्स्ट वन इज फिजन, then budding, spore formation, fragmentation, regeneration and vegetative propagation. एक एक को हम डिटेल में बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं फिजन की. आप लोगों ने गाने सुने होंगे फ्यूजन सॉन्ग्स होते हैं. आप बहुत सारे गाने लेते हो, उनको मिक्स कर देते हो और एक नया गाना बना लेते हो. दिस इज कॉल्ड एज फ्यूजन ऑफ सॉन्ग्स, है ना. डांस करते हैं हम अलग अलग गानों पे, तो फ्यूजन होता है. यहाँ पे क्या है, दिस इज द ऑपोजिट ऑफ फ्यूजन विच इज फिजन. अगर फ्यूजन का मतलब मिक्स होना होता है तो फिजन का मतलब क्या होगा, ब्रेक होना, स्प्लिट होना, टूट जाना. तो यहाँ पे फिजन क्या है, ब्रेक होना. फिजन बेसिकली दो तरीके से होता है, एक होता है बाइनरी फिजन और एक होता है मल्टीपल फिजन. ठीक है, फिजन मतलब when one cells breaks or splits into 2 or more cells, then the process is called as fission. अब यहाँ पे दो टर्म्स दिख रही हैं आपको, बाइनरी और मल्टीपल. बाइनरी में बाय लगा हुआ है, बाय का मतलब आपको पता है क्या होता है, 2, है ना. जब भी अपन बाय या डाई बोलते हैं इसका मतलब होता है कि 2 की बात हो रही है. तो जब एक सेल स्प्लिट हो जाए सिर्फ 2 सेल्स में, एक सेल ब्रेक हो, फिजन हो जाए, उसका स्प्लिटिंग हो जाए और उसे आपको 2 सेल्स मिले, तो आप क्या बोलोगे, दिस इज बाइनरी फिजन. लेकिन अगर एक सेल ब्रेक होता है और उससे थाउजेंड्स और या फिर मल्टीपल सेल्स या बोल सकते हो मोर देन 2 सेल्स अगर फॉर्म होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल फिजन. क्लियर हुआ. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत टाइप के हो सकते हैं. फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं फिजन. फिजन का मतलब होता है स्प्लिटिंग या ब्रेक होना. फिजन जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है बाइनरी, एक होता है मल्टीपल. अगर मेरा एक सेल ब्रेक होगा 2 सेल्स में, 2 डॉटर सेल्स बनेगी, तो उसे हम बोलेंगे बाइनरी फिजन. लेकिन अगर एक सेल से मल्टीपल सेल्स, बहुत सारे सेल्स जनरेट होंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मल्टीपल फिजन. ठीक है. अच्छा, बाइनरी फिजन के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, अमीबा, पैरामीशियम, है ना. ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया, छोटे छोटे यूनिसेल्युलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि बाइनरी फिजन से रिप्रोड्यूस करते हैं. अब इसकी मेथड में क्या होगा कि मान लो हम अमीबा को डिस्कस करते हैं. दिस इज अ अमीबा. ठीक है, इसका एक न्यूक्लियस होगा और इसके यहाँ पे साइटोप्लाज्म होता है. ठीक है. अब जैसे ही मान लो अभी छोटा सा था, ये जनरेट हुआ, एनवायरमेंट में आया, इसके बाद ये क्या करेगा, अपनी मेटाबॉलिक प्रोसेस स्टार्ट करेगा, डाइजेशन करेगा, इजेशन करेगा, रेस्पिरेशन, सब कुछ उसके अंदर होगा. फिर क्या करेगा, डाइजेशन इतना ज्यादा कर चुका होगा, इतना ज्यादा से खा लिया होगा कि ये अब अपने मैक्सिमम साइज पे रीच कर चुका होगा. इससे ज्यादा भी बढ़ नहीं सकता, है ना. पहले छोटा सा होगा,
फिर थोड़ा और बड़ा होगा, फिर थोड़ा और बड़ा होगा, फिर एक ऐसा साइज आ जाएगा कि उसके बाद ये फर्दर डिवाइड नहीं कर सकता। दिस इज द मैक्सिमम साइज। उस साइज पे आने के बाद में खाना कम तो करेगा नहीं, खा तो रहेगा, लेकिन अब क्योंकि सेल बढ़ नहीं रहा है तो वो एनर्जी कहाँ जाएगी? तो दैट एनर्जी विल बी यूटिलाइज टू डिवाइड दिस न्यूक्लियस। सबसे पहली जो स्टेप होती है ना, वो क्या होता है, कुछ टाइम के बाद में जब ये मैच्योर हो जाता है, तो मैच्योर होने के बाद में जो न्यूक्लियस है वो ब्रेक होता है और एक न्यूक्लियस से आपको 2 न्यूक्लियस एक सेल में मिल जाता है। ठीक है, अमीबा के अंदर एक न्यूक्लियस और एक न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है 2 न्यूक्लियस में। तो यहाँ पे आपको अमीबा में 2 न्यूक्लियस मिल गए। फिर क्या होगा, धीरे धीरे इसके अंदर ये जो साइटोप्लाज्म है ना, ये अपने आप को न्यूक्लियस के पास में अलाइन करने की कोशिश करेगा। आधा जो साइटोप्लाज्म है वो इस न्यूक्लियस के पास चला जाएगा और आधा साइटोप्लाज्म इस न्यूक्लियस के पास हो जाएगा। तो ये समवॉट इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये इस तरीके से जो आपका अमीबा है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। और इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है, हर एक सेल की एक आउटर सेल मेम्ब्रेन होती है, वो सेल मेम्ब्रेन भी क्या करेगी, थोड़ा सा श्रिंक होगी और पास आ जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये पूरी सेल मेम्ब्रेन इस तरीके से अपने आप को कर्व बना लेगी और ये दोनों सेल जो होंगे आपस में अलग हो जाएंगे। तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, 2 सेल्स मिलेंगे, या आप कह सकते हो 2 अमीबा सेल्स मिलेंगे आपको इस तरीके से, जिसमें हर एक में एक एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। तो एक न्यूक्लियस वाला एक अमीबा था, वो डिवाइड हुआ, उसने 2 डॉटर सेल्स जनरेट करी है और दोनों सेल्स के पास में 1 न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, इन दिस वे द फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर सेल्स फ्रॉम द 1 पेरेंट सेल टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द बाइनरी फिशन। ये अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया टाइप की यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में होता है। अब क्योंकि अमीबा कैसा है, 3 डायमेंशनल होगा डेफिनेटली, तो इसमें जो ब्रेकिंग होती है ना वो कैसे भी हो सकती है। इट कैन बी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनली, कैसे भी ब्रेकिंग होगी, बट 2 डॉटर सेल्स जनरेट होंगी। और जब ये डॉटर सेल्स जनरेट हुई हैं तो पेरेंट का क्या हुआ, पेरेंट नहीं बचता। ड्यूरिंग द फिजन प्रोसेस when the formation of daughter cells takes place, the parent disappears. पेरेंट क्योंकि खुद ही पेरेंट था ना, उसी से तो 2 ऑर्गेनिजम्स बन गए, तो अब पेरेंट नहीं बचा। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ डॉटर सेल्स इनको अपने माँ बाप का प्यार नहीं मिल पाता। इनके माँ बाप जो है, या जो भी आप कहो कि इसका जो पेरेंट सेल है वो एग्जिस्ट करना बंद कर देता है, वो डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, ये था क्या हमारा बाइनरी फिजन। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जैसे कि प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक तरीके से प्रोटोजोआ है, प्लाज्मोडियम, जो कि आपको मलेरिया कॉज करता है। एक तरीके का एक प्रोटोजोअन एनिमल है, छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इट कॉजेज मलेरिया, पैरासाइट है। लेकिन आप कहोगे कि मलेरिया तो मच्छर काटने से होता है, तो एक्चुअली क्या होता है कि जो फीमेल एनाफिलीज मस्किटो होती है उसके मुंह में, क्या कह सकते हो आप, उसकी बॉडी में ये प्लाज्मोडियम मिलता है। ठीक है, ये जो प्रोटोजोअन है प्लाज्मोडिया, दिस इज प्रेजेंट इन दी माउथ और यू कैन से इन द बॉडी ऑफ द फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, उसके ब्लड में होता है। तो वहां से जब वो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो हमें बाइट करती है तो उसके ब्लड के थ्रू ये प्रोटोजोअन हमारी बॉडी में आ जाता है और फिर हमें मलेरिया कॉज करता है। ठीक है, बट एक प्लाज्मोडियम अब हम यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम डिजीज वाला चैप्टर तो नहीं पढ़ रहे ना, हम यहाँ पढ़ रहे हैं मल्टीपल फिजन। तो प्लाज्मोडियम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक ऐसा सेल होता है और इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, बहुत सिंपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं, उन कंडीशंस में इसकी डेथ होने के चांसेस बढ़ जाता है। अब कोई भी ऑर्गेनिज्म मरना चाहता है क्या, नहीं, सब चाहते हैं कि वो प्रोटेक्टेड रहे। तो फॉर द सेक ऑफ प्रोटेक्शन इसके आसपास ना एक छोटी सी पतली सी, आप कह सकते हो, ऐसी लेयर बन जाती है। इस लेयर को हम कहते हैं सिस्ट। ठीक है, ये था सेल, ये जो मेन था ये हमारा सेल था, इसके अंदर ये हमारा न्यूक्लियस था। इसके आउटर में आपको एक पतली सी लेयर मिलती है विच इज कॉल्ड एज सिस्ट। और ये सिस्ट कब बनती है, जब बाहर अनफेवरेबल कंडीशंस हो, ताकि ये जो सेल है प्रोटेक्टेड रहे, डाई ना हो। अब क्या हुआ, सिस्ट तो बन गई। अब सिस्ट बनी तो क्या हुआ, ना तो बाहर से कोई चीज अंदर आ सकती है, ना अंदर से कोई चीज बाहर जा सकती है। अब क्या होगा इस कंडीशन में, ये जो न्यूक्लियस है ये तो डिवाइड करेगा ना, क्योंकि खाना पीना सब चल रहा है अगर, तो इसको डिवीजन भी करना है। एनर्जी आएगी तो एनर्जी कहाँ जाएगी, तो क्या होगा, कुछ टाइम के बाद में सिस्ट तो रहती है, ये एक पतली सी ऐसी सिस्ट रहती है। इस सिस्ट के अंदर ही क्या होता है, ये जो अपना सेल है ना,
ये धीरे धीरे ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है और ये डिवाइड करने लगता है, एक सेल से दो सेल, दो से चार, चार से पांच, और ये सारे के सारे सेल्स जो होते हैं ना ये अंदर दबे रहते हैं, ये बाहर नहीं निकल पाते। क्यों नहीं निकल पाते बाहर? बिकॉज दीज ऑल आर प्रोटेक्टेड बाय दी सिस्ट। ऐसे बहुत सारे, ये जो एक सेल है ना यही ब्रेक होता जाता है, ब्रेक होता जाता है, और ऐसे इतने सारे सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे हमने अमीबा में देखा था कि व्हेन अ सेल मैच्योर्स तो एक सेल डिवाइड होगा, तो एक से दो, दो से चार, चार से 10, ऐसे बहुत सारे सेल्स इसके अंदर बन के तैयार हो जाते हैं। अब क्या है कि बाहर नहीं निकल पा रहे, तो हमारे लिए तो अभी ये एक ही ऑर्गेनिज्म है ना, दिस इज अ सिंगल ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ये साथ में भी अटैच्ड है, एक ही सेल का पार्ट है। फिर क्या होगा, जब तक अनफेवरेबल कंडीशंस रहेंगी तब तक ये सिस्ट प्रेजेंट रहती है और ये सेल्स अंदर ही रहेंगे। जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशंस खत्म हो गई, फेवरेबल कंडीशंस आ गई, उस टाइम पे जो सिस्ट होती है ये हो जाती है ब्रेक। ठीक है, क्योंकि फेवरेबल आ गई, अब इसको प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, अब एनवायरमेंट फ्रेंडली है, तो ये सिस्ट ब्रेक होगी और ये जो सारे के सारे सेल्स हैं ये सब इसमें से बाहर निकलेंगे और आपको मल्टीपल सेल्स इस तरीके से अलग अलग दिखाई देंगे। यहाँ पे एक ही सेल था, इस एक सेल की वजह से इतने सारे सेल्स का डेवलपमेंट हो गया, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, मल्टीपल फिजन। One cell divides again and again to form so many daughter cells. This process is called as multiple fission and it takes place in the organisms like Plasmodium. यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में ये प्रोसेस होती है। तो आई होप आपको फर्स्ट प्रोसेस जो हमारी फिजन है, जिसमें हमने दो पार्ट्स पढ़े, बाइनरी और मल्टीपल। बाइनरी के एग्जांपल अमीबा एंड मल्टीपल के एग्जांपल प्लाज्मोडियम, इतना पार्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, विच इज बर्डिंग। बर्डिंग के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो बर्ड वर्ड है इसका मतलब क्या होता है। बर्ड इज दी एक्सटर्नल आउटग्रोथ। कभी कभी क्या होता है, किसी सेल, जैसे मान लो ये एक सेल है, ये नॉर्मल इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा, लेकिन इस सेल के आसपास कोई ऐसी आउटग्रोथ निकल आई, एक्स्ट्रा सेल्स डेवलप हो गए, क्योंकि सेल तो हमेशा डिवाइड करते रहता है। अगर एक्स्ट्रा सेल्स डेवलप हो जाए और ये कोई आउटग्रोथ बन जाए, विच इज द ग्रुप ऑफ सेल्स, इसे हम क्या बोलते हैं, बर्ड। ठीक है, एक्स्ट्रा सेल इज कॉल्ड एज बर्ड। तो कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि हाइड्रा हो गया है ना, या फिर ईस्ट हो गया, ये कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो बर्डिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। कैसे करेंगे? नॉर्मली अगर आप एक हाइड्रा का स्ट्रक्चर देखो तो कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, अभी ड्रॉइंग पे मत जाना, ठीक है, थोड़ा कुछ इस टाइप का से मल्टी सेल्युलर सिंपल ऑर्गेनिज्म है। इसका यहाँ पे माउथ होता है, ये टेंटिकल्स होते हैं और ये इसकी बॉडी होती है। कभी कभी क्या होता है, जैसे सेल्स आउटग्रोथ करते हैं तो यहाँ पे एक अलग से आउटग्रोथ बन जाती है अपने आप। ठीक है, सेल्स हैं डिवाइड हो रहे हैं, तो कुछ सेल्स डिवाइड हो गए, एक्स्ट्रा सेल्स हैं। ये जो आपका मेन एनिमल है, इस एनिमल से थोड़ा सा बाहर आ जाता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, बर्ड। अभी जो बर्ड है ना वो क्या करेगी, आपका जो एनिमल है ये क्या करता है, खाना तो खाएगा, है ना, ये तो जिंदा है क्योंकि, तो ये तो अपनी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करेगा। तो ये जो बर्ड है ये सारा न्यूट्रिशन अपना इस मेन एनिमल से लेती रहेगी। अब क्योंकि इसके पास न्यूट्रिशन जाएगा तो ये क्या करेगा, ये भी डेवलप होगा, इसके सेल्स और फर्दर डिवाइड होंगे। तो आफ्टर अ व्हाइल व्हाट हैपेंस, इफ दिस इज योर हाइड्रा, मान लो, ठीक है, अभी ड्रॉइंग पे मत जाना प्लीज। तो ये हाइड्रा क्या करेगा, थोड़े टाइम के बाद में और मैच्योर होगा, इसका माउथ बनेगा, इसके टेंटिकल्स बन जाएंगे, इसके पेरेंट ऑर्गेनिज्म की तरह, बिल्कुल एज इट इज। और जब ये अकेले ग्रो करने के लिए सफिशिएंट हो जाए कि अब इसको अपने पेरेंट की जरूरत नहीं है, अभी खुद से ग्रो कर सकता है, तो फिर अपने पेरेंट से डिटैच हो जाता है। आपको एक पेरेंट मिलेगा, ये आपका मेन पेरेंट था जैसे मान लो, और दूसरा आपको एक और हाइड्रा मिलेगा जो कि अलग से ग्रो कर सकता है। अभी अपने आप को किसी भी, क्योंकि सबस्ट्रेटम से अटैच रहता है ना, यहाँ पे कुछ ऐसा बेस होगा, उस बेस से ये अटैच था पहले, अब ये जाएगा और ये भी इस बेस से अटैच हो गया और फिर ग्रो करने लगेगा। फिर क्या होगा, हो सकता है इसके बाद में थोड़ी सी और बर्ड्स ग्रो करें, उससे और ऑर्गेनिज्म ग्रो करते जाए, फिर बर्ड बने दूसरे ऑर्गेनिज्म की, इस तरीके से आगे प्रोसेस चलती रहती है, एंड दिस इज कॉल्ड एज बर्डिंग। एक बर्ड निकली, एक एक्सटर्नल आउटग्रोथ है, वो आउटग्रोथ डेवलप हो जाती है आपकी पेरेंट ऑर्गेनिज्म की तरह। इसमें आपको कोई स्पेशलाइज्ड सेल्स या कुछ नहीं चाहिए, जो सेल्स आपके पास में थे वही डिवाइड हो रहे थे और उन्हीं से एक नया डॉटर सेल बना है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बर्डिंग। ठीक है, अब बर्डिंग ईस्ट में भी होती है। अब ईस्ट जो होता है वो एक यूनिसेल्युलर माइक्रोस्कोपिक एक नॉन ग्रीन प्लांट होता है, दिस इज अ प्लांट, और एक सिंगल सेल का प्लांट होता है ये। ठीक है, लेकिन ग्रीन नहीं होता, नॉन ग्रीन होता है।
तो ईस्ट भी, अब क्योंकि यूनिसेलुलर है तो आप नेकेड आई से तो नहीं देख सकते हो, लेकिन हाँ माइक्रोस्कोपिक स्टडीज ने ये रिवील किया है कि इन ईस्ट, मान लो इस तरीके का एक सेल है, कि सेल ही है ना, ये सेल के आसपास क्या होती है, इस तरीके की ग्रोथ डेवलप हो जाती है और ये ग्रोथ आफ्टर अ वाइल डिटैच हो जाती है, ठीक है। बट कभी कभी क्या होता है कि ये ग्रोथ डिटैच हुए बिना इसके आसपास और बर्ड्स बन जाती है, कभी कभी ऐसा होता है, बर्ड पे भी बर्ड बन जाती है, बर्ड पे भी बर्ड बन जाती है क्योंकि प्रीवियसली वाली डिटैच नहीं हुई होती है। तो कई बार एक ही सेल बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स भी प्रोड्यूस कर सकता है इन दी प्रोसेस ऑफ बर्डिंग। बर्डिंग देखा, बर्डिंग में सिंपल इतना याद रखना है कि एक्सटर्नल सेल्स बन गए हैं, आपकी बॉडी की कुछ सेल्स हैं, उन्होंने एक एक्सटर्नल आउटग्रोथ बनाई है और वो आउटग्रोथ जो है वो एक नया इंडिविजुअल प्लांट या फिर कोई ऑर्गेनिज्म डेवलप कर रही है। तो अगर ऐसा होता है इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, बर्डिंग। नाउ आवर थर्ड टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज स्पोर फॉर्मेशन। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे मॉसेस एंड फर्न्स जो कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, वो फ्लावर प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो फिर वो रिप्रोड्यूस कैसे करेंगे। इसके अलावा कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया वगैरह भी स्पोर फॉर्मेशन कर सकता है। अदर देन दैट कुछ फंगस होती है, कुछ फंजा ऐसी होती हैं जिनमें स्पोर्स होते हैं, जैसे कि म्यूकर हो गया, राइजोपस हो गया, ये इस तरीके के कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, इस तरीके का एक बेस होता है और ऊपर ऐसे बॉल टाइप स्ट्रक्चर होता है और इसके अंदर छोटे 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 बहुत सारे स्पोर्स रहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरेंजम, स्पोरेंजम, ठीक है। ये एक बॉल टाइप की होती है जो कि आपके ब्रेड, जैसे मान लो ब्रेड मोल्ड है, ये फंगस है, एक ब्रेड मोल्ड राइजोपस है, इसके ऊपर एक ऐसा स्पोरेंजम बना होता है, ऐसा बॉल टाइप स्ट्रक्चर है, इस बॉल के अंदर ना बहुत छोटे 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 माइन्यूट स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। जब ये स्पोरेंजम किसी कारण से ब्रेक हो जाए, विंड चलती है, कोई एनिमल आ जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो इस स्पोरेंजम की जो लेयर है ना ब्रेक हो जाती है। इसके कारण ये जो स्पोर्स इसके अंदर प्रेजेंट है, छोटे छोटे हैं, ये क्या है, स्पोर्स है। ये स्पोर्स इसमें से बाहर निकलते हैं और ये इतने लाइट वेटेड और इतने माइक्रोस्कोपिक होते हैं कि आपको नेकेड आई से नहीं दिखाई देते और ये आपके एनवायरमेंट में घूमते रहते हैं। और जैसे ही इन स्पोर्स को फेवरेबल कंडीशन मिलती है, फेवरेबल कंडीशंस क्या चाहिए, थोड़ा सा वेट एरिया हो, ह्यूमिड क्लाइमेट हो, है ना, थोड़ा सा वार्म प्लेस मिल जाए, टेम्परेचर थोड़ा सा मिले, तो ऐसी जगह पर जब इनको फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, ये जाते हैं जमीन में या फिर किसी भी जगह। जैसे आपने ब्रेड देखी होगी, कभी कभी क्या होता है, ब्रेड अगर आप थोड़ी सी गीली करके उसमें थोड़ा सा पानी डाल के छोड़ दो, कुछ टाइम के बाद में आप ऑब्जर्व करोगे कि इसमें थोड़ी सी फंगस लग गई है ना, व्हाइट 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 कलर के पैचेस आ जाते हैं। तो व्हाइट कलर के पैचेस क्या है, यही जो ब्रेड मोल्ड है ना, ये जो राइजोपस फंजाई होती है, इसके जो स्पोर्स हैं ये इतने माइन्यूट होते हैं और ये हमारे एनवायरमेंट में ऑलमोस्ट हमेशा रहते ही रहते हैं। तो जैसे ही कोई भी एक स्पोर उस जो आपकी ब्रेड है उसके ऊपर आके रहा और उसको फेवरेबल कंडीशंस मिली, उसने ग्रो करना स्टार्ट कर दिया और जैसे ही वो ग्रो करता है तो आपको व्हाइट पैचेस जो फंगस है वो दिखाई देने लग जाती है। तो इस स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं, लाइट वेटेड होते हैं, उड़ उड़ के अलग अलग जगह जाते हैं, जहां भी इन्हें फेवरेबल कंडीशंस मिलती है वहां जाके सेटल होते हैं एंड देन दे जर्मिनेट एंड देन दे प्रोड्यूस दी ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये स्पोर फॉर्मेशन कुछ मॉसेस और फर्न्स जो कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो करते हैं। उसके अलावा बैक्टीरिया कर सकता है ना, कुछ फंगस बताई मैंने भी आपको, राइजोपस, म्यूकर, ये सारे फंगस भी स्पोर फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा फ्रेगमेंटेशन। कुछ ऑर्गेनिजम्स बहुत सिंपल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर है ना बहुत सिंपल होता है, उनमें बहुत ज्यादा ऑर्गन्स या ऑर्गन सिस्टम ऐसा कुछ नहीं होता, सिंपल टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन हो अगर, तो उन ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, कभी कभी कुछ कारण से ऑर्गेनिज्म ब्रेक हो जाता है, छोटे 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 फ्रैगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है। जैसे कि मान लो एक स्पाइरोगाइरा है, स्पाइरोगाइरा कुछ इस तरीके का होता है, उसको लैडर टाइप कहते हैं, इस तरीके का उसको भी दिखता है। फिर ये स्पाइरोगाइरा क्या करता है, किसी कारण से या मैच्योरिटी के बाद में ये अपने कुछ कुछ फ्रैगमेंट्स में ब्रेक हो जाता है, ठीक है। ये एक फ्रैगमेंट बन गया इसका, ये एक दूसरा फ्रैगमेंट बन गया इसका, एक तीसरा फ्रैगमेंट बन गया, ऐसे 3 फ्रैगमेंट्स बन गए। अब ये तीनों फ्रैगमेंट अपने आप को ग्रो करवा सकते हैं, एनवायरमेंट से जो भी न्यूट्रिशन वगैरह चाहिए वो लेंगे और फर्दर ग्रो करेंगे और उनका साइज बढ़ जाएगा, ठीक है। ये क्या होगी, फ्रैगमेंटेशन। अभी जो फ्रैगमेंटेशन है ये फिजन से कैसे डिफरेंट है,
फिजन जो होता है ना वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में होता है। जैसे मैंने बताया था क्या, प्लाज्मोडियम और अमीबा यूनिसेल्युलर है। फ्रेगमेंटेशन कहाँ पे होता है, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में। ये जो है ना हमारा स्पाइरोगायरा, ये स्पाइरोगायरा एक मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन सिंपल है। इसमें बहुत ज्यादा ऑर्गन सिस्टम नहीं होता है। बस क्या होगा, मेच्योरिटी के बाद में ये अपने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और हर पार्ट अपने आप को ग्रो करवाता है। ठीक है, इसकी लेंथ ब्रेथ जो होगी वो इंक्रीज होती जाएगी आफ्टर अ वाइल, और फिर जब ये बढ़ जाएंगे तो ये फर्दर फ्रैगमेंट्स में डिवाइड होंगे। ये होती है हमारी फ्रैगमेंटेशन। नेक्स्ट आती है रीजेनरेशन। देखो, जनरेशन का मतलब ये क्या होता है, जनरेट होना, बढ़ना। री मतलब क्या होता है, दोबारा बनना, दोबारा रीजनरेट होना। रिप्रोडक्शन से कितना सिमिलर लग रहा है ना। रिप्रोड्यूस होना, दोबारा फॉर्मेशन होना, रीजनरेशन होना, दोबारा से कोई चीज का प्रोड्यूस होना, जनरेट हो जाना। यहाँ पे जो जनरेशन टर्म आई है वो किससे रिलेटेड है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि प्लेनेरिया। प्लेनेरिया एक सिंपल मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है, कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। ठीक है, कुछ इस टाइप का होता है। इस प्लेनेरिया की खासियत पता है क्या होती है, कि अगर आप इसको कट कर लो, ठीक है, कट करोगे तो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। एक पार्ट इसका कुछ इस टाइप का होगा, है ना, एक पार्ट इसका ये है और एक पार्ट इसका ये बना है। ये तीनों पार्ट्स अपने आप को फिर से एक नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब कि जैसे ये वाला पार्ट है ना, इस वाले पार्ट से क्या होगा, एक नया ऑर्गेनिज्म फिर से कन्वर्ट हो जाएगा। ये वाला जो पार्ट है ये ऊपर वाला पार्ट ग्रो कर लेगा और नीचे वाला पार्ट ग्रो कर लेगा। जो नीचे वाला पार्ट है ये पूरा ऊपर वाला पार्ट फिर से ग्रो कर लेगा। मतलब कि हमने एक ऑर्गेनिज्म को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया और ये तीनों पार्ट्स ने अपने आप को डिवाइड करके नया ऑर्गेनिज्म फिर से डेवलप कर लिया। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनके पास में जो सेल्स होता है ना, वो सेल्स काफी एडवांस्ड होते हैं, वो काफी जल्दी रैपिडली डिवाइड करते जाते हैं और हर एक सेल अपने आप को एक स्पेसिफिक टिश्यू में कन्वर्ट कर लेता है। तो यहाँ पे जैसे इसके ऊपर के टिश्यूज अलग होंगे, नीचे के टिश्यूज अलग होंगे, तो सेल्स डिवाइड होकर अपने आप को उस टिश्यू में कन्वर्ट कर लेंगे। इसी तरीके से इसमें ऊपर के जो टिश्यूज है वो हेड पोर्शन बना देंगे और नीचे वाले टिश्यूज जो होंगे या सेल्स जो होंगे वो डिवाइड होकर नीचे वाला पार्ट बना लेंगे। तो इसमें जो सेल्स होते हैं दे आर वेरी एडवांस्ड इन नेचर, वो अपने आप को फर्दर बार बार डिवाइड करते हैं और इससे नया एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं प्रीवियस ऑर्गेनिज्म से। इसको हम बोलते हैं रीजनरेशन। लेकिन प्लेनेरिया और कुछ और ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनकी रीजनरेशन कर सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं कर सकते हैं। मेरा हाथ काट दोगे तो मेरा नया हाथ दोबारा नहीं आएगा, है ना। तो क्या होता है कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो सिंपलर होते हैं, जिनमें बहुत ज्यादा ऑर्गन सिस्टम इन सबकी जरूरत नहीं होती। सिंपल सेल्स डिवाइड होकर अपने आप में टिश्यूज में कन्वर्ट हो सकते हैं, इसलिए वो पूरे ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। बट हमारी बॉडी में ऐसा नहीं होता। हमारी बॉडी में डिफरेंट सेल्स होते हैं, हर सेल का ओरिजिन अलग होता है, उसका फंक्शन अलग होता है। मेरे हाथ को काट दोगे तो नए हाथ के लिए नए सेल्स बनना इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि मेरे हैंड्स का फंक्शन जो है वो डिफरेंट बॉडी से एकदम अलग है ना। यहाँ के जो मसल्स हैं, यहाँ के सेल्स हैं, ब्लड है, कितनी सारी चीज है, इतना सब कुछ नहीं बन पाता। लेकिन यहाँ पे बहुत सिंपलर ऑर्गेनाइजेशन होता है प्लेनेरिया या दूसरे कुछ छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स में, इसलिए इनमें रीजनरेशन देखने को मिलता है। हमारी बॉडी में भी जो लिवर है ना, उसमें रीजनरेशन की कैपेबिलिटी होती है। आवर लिवर कैन रीजनरेट। लिवर का अगर छोटा सा टुकड़ा भी अगर आपके पास में है तो आप उसको रीजनरेट करवा के आप दोबारा से एक नया लिवर बना सकते हो। लेकिन उसके अलावा हमारी बॉडी में और कोई ऑर्गन नहीं है जो रीजनरेट कर सकता है। ठीक है, नाउ आवर लास्ट पार्ट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। देखो, वेजी यहाँ पे सुनाई आ रहा है ना, इसका मतलब क्या है, वी आर टॉकिंग अबाउट प्लांट्स ओनली। यहाँ पे हमने सबकी बात की थी, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, जो जैसे रिप्रोड्यूस कर सकता है वैसे। लेकिन यहाँ वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बात करें या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ सिर्फ प्लांट्स ही पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे एनिमल्स का कोई रोल नहीं है। अब इसमें होता क्या है कि प्लांट का कोई भी एक पार्ट, उसकी स्टेम हो सकती है, उसकी रूट्स हो सकती हैं, उसकी लीव्स हो सकती हैं। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें बर्ड्स भी होती हैं, तो वो जो बर्ड्स हैं वो रिप्रोड्यूस कर सकती हैं, मतलब उनसे आप नया एक ऑर्गेनिज्म बना दो। दैट इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये बेसिकली किसमें दिखता है, जैसे आपने देखा होगा ब्रायोफाइलम की एक लीफ होती है, ठीक है, उस लीफ के ऊपर ना आपको बर्ड्स मिलती हैं, छोटी छोटी बर्ड्स मिलती हैं। तो ब्रायोफाइलम की लीफ, उसकी
बर्ड अगर आप डिटैच करके या लीफ के साथ ही अगर आप उसको प्लांट में सो कर दो या एनवायरमेंटल कंडीशन ऐसी हो क्योंकि नेचुरल पढ़ रहे हैं, इसमें ह्यूमन बींग्स का कोई रोल नहीं होना चाहिए, तो मान लो कि ये लीफ है, ये लीफ अपने आप किसी वजह से गिर गई या बर्ड गिर गई और सॉइल के अंदर चली गई, उसे फेवरेबल कंडीशंस मिली, वो जर्मिनेट हुई और वो एक नया प्लांट बना दिया, तो दैट इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, आपने ग्रासेस देखी होंगी, गर्मियों के टाइम पे क्या होता है, बहुत तेज धूप पड़ती है, सारी की सारी घास सूख चुकी होती है और सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन जैसे ही पानी गिरता है नए प्लांट्स फिर से बन जाता है। ऐसा क्यों होता होगा? रिप्रोडक्शन के लिए एक पेरेंट का होना जरूरी है, विदाउट पेरेंट रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर ये नए प्लांट्स कैसे आ गए? हवा में अपने आप आ गए, भगवान ने ऊपर से भेज दिए, क्या हुआ? तो बेसिकली क्या होता है कि जो पुराने जो हमारे प्लांट्स थे जो सूख गए थे, उनमें भी छोटी छोटी सी बर्ड्स होती हैं जो रह जाती हैं, वो बर्ड सॉइल में जाके अपने आप को सेटल डाउन कर लेती हैं। अब उनके पास पानी वानी कुछ नहीं है तो वैसे डोरमेंट कंडीशन में बैठी रहती हैं, लेकिन जैसे ही पानी गिरता है वैसे ही वो जो स्पोर्स या हम कह सकते हैं बर्ड्स होती हैं वो जर्मिनेट होती हैं और उससे फिर नए प्लांट्स बन जाते हैं और दोबारा से आपको प्लांट्स देखने को मिलते हैं। तो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ऐसे प्लांट्स जो कि फ्लावरिंग नहीं कर सकते हैं उनकी बात कर रहे हैं, क्योंकि फ्लावर से अगर हो रहा है तो दैट इज सेक्सुअल, दैट इज डिफरेंट, वो हम दूसरे सेक्शन में या दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हम नेचुरल पढ़ रहे हैं और एसेक्सुअल पढ़ रहे हैं, मतलब कि विदाउट फ्लावर्स अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है, स्टेम के थ्रू हो सकता है ना, बर्ड्स के थ्रू हो सकता है। इसके अलावा कभी कभी आपने ऐसा देखा होगा, जैसे आप कभी आलू खरीद के लेके आओ तो आलू के ऊपर ऐसी छोटी 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 बर्ड्स दिखती है ना, छोटी ऐसी व्हाइट कलर की ऐसी आउटग्रोथ्स दिखती हैं। ये आउटग्रोथ्स भी अपने आप को जर्मिनेट करके नया प्लांट डेवलप कर सकती हैं। ठीक है, तो ये इन बर्ड्स को क्या बोलते हैं? ट्यूबर्स। ठीक है, दीज टाइप ऑफ बर्ड्स आर कॉल्ड एज ट्यूबर्स। ये ट्यूबर्स बेसिकली दो टाइप की होती हैं, एक होती है स्टेम ट्यूबर और एक होती है रूट ट्यूबर। अगर ये ट्यूबर्स या जो बर्ड्स हैं जो कि प्रोपोगेशन कर सकती हैं, नया प्लांट डेवलप कर सकती हैं, अगर ये स्टेम पे प्रेजेंट है तो आप क्या बोलोगे कि वो स्टेम ट्यूबर है, और अगर ये रूट पे प्रेजेंट है तो आप क्या बोलोगे कि ये रूट ट्यूबर। अब आपको बताइए कि पोटैटो क्या होता है? आलू जो हमारा वो क्या है? एक स्टेम है ना, क्योंकि इसकी रूट्स निकल सकती है और इसका एक लीफ निकल सकती है इसमें से, तो दिस इज अ स्टेम। तो अगर बर्ड इसके ऊपर प्रेजेंट है पोटैटो पे, तो पोटैटो क्या है? स्टेम ट्यूबर। ठीक है, पोटैटो ट्यूबर इज अ स्टेम ट्यूबर। जबकि रूट कौन सा हो सकता है? स्वीट पोटैटो। ठीक है, एक स्वीट पोटैटो होता है, आपने कभी खाया होगा, उसकी रूट्स में ट्यूबर्स होता है, ऐसी जो बर्ड्स होती हैं उसकी रूट में प्रेजेंट होती है, वो जर्मिनेट कर सकते हैं, इसलिए हम उसको बोलते हैं रूट ट्यूबर। ठीक है, तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन समझ आया। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। फिजन मतलब स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग ऑफ वन सेल इनटू टू और मोर। टू में होता है तो बाइनरी, मेनी में होता है तो मल्टीपल फिजन। बडिंग एक्स्ट्रा आउटग्रोथ बनती है, वो आउटग्रोथ अपने आप को पेरेंट जैसा बनाती है, उससे डिटैच हो जाती है और फिर ग्रो करती है। स्पोर फॉर्मेशन, सम प्लांट्स हैव स्पोर्स इन देम, दैट स्पोर्स हैव द कैपेसिटी टू जर्मिनेट इन फेवरेबल कंडीशंस, तो वो स्पोर फॉर्मेशन होता है। फ्रेगमेंटेशन में सम सिंपलर मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स when divided into fragments and each fragment develops into a new organism, then you can say that this is a fragmentation process. And next is regeneration, generation of a whole organism from a part of it. आप एक ऑर्गेनिज्म को कट कर दो 3-4 पार्ट्स में और उसका हर एक पार्ट अपने एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप कर ले, पूरी बॉडी डेवलप कर ले, दैट इज कॉल्ड एज रीजनरेशन। एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मतलब डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू प्लांट फ्रॉम the buds, leaves, roots, stems of previous plants. That type of propagation या reproduction is called as vegetative propagation. So I guess आपको asexual reproduction क्या होता है, कितने टाइप का होता है, कैसा होता है, ये पार्ट क्लियर हो गया होगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन कैसे कर सकते हैं। तब तक के लिए आप इतना पार्ट अपनी बुक से पढ़ के रखिए, सबके एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल्स याद करके रखिए, बिकॉज एग्जाम में एग्जाम्पल्स 1 मार्क में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।